नमस्कार दोस्तों, देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। आप सभी का पीसीएस प्री का एग्जाम होगा, कुछ और भी एग्जाम आपके हो सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वह हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। यह 50 नंबर का सेट है। वैसे तो 50 नंबर के सेट है, लेकिन यह क्वेश्चन लगभग आपको 100 के आसपास मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हम आपके ऐसे ही लगभग जो हिस्ट्री हो गया, जीएस के जो अन्य सब्जेक्ट है वह भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट समय में अगर आप इन क्वेश्चन को देख के चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और हाँ दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का जो बटन होता है उसे जरूर क्लिक करें। और पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है आप सभी जानते होंगे, वह है 2 सितंबर 1946। कब है दोस्तों? 2 सितंबर 1946। तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था वह 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। अब यहां से दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न बनते हैं, तो आप यहां पे देखिए, यह अंतरिम सरकार जो उस समय डिजाइन की गई थी और उसमें कौन कौन से मंत्री थे, उनके पास कौन सा विभाग था, यह आपको पूछा जा सकता है। तो इन सभी को जरूर याद करें। जैसे पहला क्या है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री कौन है? राजगोपालचारी। जो राजगोपालचारी जी थे वह शिक्षा मंत्री थे। रेलवे मंत्री आशफ अली। आशफ अली रेलवे मंत्री। उद्योग मंत्री जॉन मथाई। उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी हो गए। वित्त मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली। ध्यान रखना, अंतरिम सरकार में पूछा जाए तब लियाकत अली है। वित्त मंत्री लियाकत अली। वित्त मंत्री लियाकत अली। और यहीं पर दोस्तों मैं अगर आपको ऐसा पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तब आपका आंसर क्या होगा? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल वित्त मंत्री लियाकत अली। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजा गजनफर अली। गजनफर अली की बात करें, जोगेंद्र नाथ मंडल जी की बात करें तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। यानी ये अंतरिम सरकार की बात हो रही थी, ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे, बाद में ये पाकिस्तान की ओर चले गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है अंतिम सरकार का, इसे जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में अंततः मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? तो दो तो आपने यहीं पे देखिए और इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है, वो है 5 सदस्य। जब पहली बार जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1940 को, फिर 26 अक्टूबर को इसका एक बार दोबारा से गठन किया गया, यानी पुनर्गठन किया गया। और उस समय जो 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे वह यहाँ पे शामिल किए गए थे। और उनमें से आपने 2 अभी देखे थे, कौन कौन से थे आपने देखे थे? एक देखा था गजनफर अली, जोगेंद्र नाथ मंडल काफी इंपॉर्टेंट है, और लियाकत अली भी। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? यह दोस्तों इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, और सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे, जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के पहले उपसभापति नियुक्त किए गए। अब यहां पे बात की गई है उपसभापति, ना कि सभापति या अध्यक्ष की। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर उपसभापति की बात करते हैं तो उपसभापति कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपसभापति थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके पहले अध्यक्ष बने, और उपाध्यक्ष कौन बने, यानी उपसभापति कौन बने? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने कुछ सरल क्वेश्चन भी रखे हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहां पे रख दिए हैं। तो यह भी क्वेश्चन उनमें से है कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, और इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं 13 दिसंबर 1946 को। और इसे स्वीकारने की बात करें तो कब?
22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिला सदस्य थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कल हमने कंप्यूटर में क्वेश्चन दिया था ये, और सब 15 की ओर चले गए थे कि 15 15 15। तो देखिए दोस्तों 15 गलत है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात की जाए, पूरे संविधान की बात नहीं की गई है, प्रथम बैठक की बात की गई है। और प्रथम बैठक में जो शामिल हुए थे 9 सदस्य। अगर कुल पूछा जाए तो 15 महिला सदस्य थी। कुल कितनी थी? 15। पहली बैठक में कितनी शामिल हुई थी? 9 शामिल हुई थी। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के संदर्भ में किसने कहा था, यह ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हनी गायब है? तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब एक फेमस व्यक्ति थे, उन्होंने ये टिप्पणी की थी संविधान सभा पर कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी गायब है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चर्चिल। कौन है? जो विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने यह बात कही थी। अब यहां पे एक चीज देखिए कि प्रधानमंत्री अगर कार्यकाल देखें, यहां पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 1940 से लेकर 45 तक, और फिर 1951 से लेकर 1955 तक। यह डेट यहां पे क्यों लिखाई? अब देखिए दोस्तों, आप यहां से और भी प्रश्न बना सकते हैं। 1940 से 45 के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो चर्चिल थे। अगर ऐसा पूछा जाए 1952 में जब भारत गणतंत्र हुआ तो कौन प्रधानमंत्री थे? चर्चिल थे। तो ऐसे प्रश्न के लिए भी आप तैयार रहें। तो चर्चिल 1940 से 45 तक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और फिर बाद में दूसरा टर्न आया था 1951 से लेकर 55 तक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारतीय संविधान को हिंदुओं की सभा कहकर किसने संबोधित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को हिंदुओं की सभा कहकर किसने संबोधित किया था? अब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों साइमन कमीशन ने। किसने कहा था? साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन कब बनाया गया था? नवंबर 1927 को। कब बनाया गया था? नवंबर 1927 को। कब इसने रिपोर्ट सौंपी थी? मई 1930 को। कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 को। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो यह बातें आप यहां से जरूर याद करें। साइमन कमीशन ने हिंदुओं की सभा कहकर संबोधित किया था भारतीय संविधान सभा को। नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था, यानी सभा बनाई गई थी ये साइमन कमीशन को, और 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंची थी। 7 सदस्य समिति थी। रिपोर्ट अपनी कब सौंपी थी? मई 1930 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। यहां देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और यह जो पुस्तक लिखी है वह लिखी है ग्रेडविल ऑस्टिन ने। किसने लिखी है? ग्रेडविल ऑस्टिन ने। यह हमने यहां पे क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने भी संविधान सभा के संदर्भ में बात कही थी कि संविधान सभा का मतलब ही कांग्रेस है। यह किसने कहा था? ग्रेडविल ऑस्टिन ने कहा था। किस किताब में कहा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन किसने कहा? ग्रेडविल ऑस्टिन ने। संविधान सभा का मतलब क्या है? कांग्रेस है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आज आपको बता दें कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं पॉलिटी से, वे संविधान सभा से लाए हैं, प्रस्तावना से लाए हैं, विदेशी स्रोत से लाए हैं, और जो महत्वपूर्ण भाग है संविधान के वहां से हम आपके लिए लाए हैं। तो आज हम मुख्यतः 4 टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, और ये लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन जो इनकी एक्सप्लेनेशन होगी दोस्तों 100 से ज्यादा हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान को जातीय सभ्यता की सभा किसने कहा था? और यह किसने कहा था? यह कहा था चर्चिल ने। चर्चिल के बारे में आपने क्या देखना था? 1940 से 45 तक, यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब कौन थे? तब थे एटली। 1945 के बाद चर्चिल के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के, वो एटली बने थे। और 1945 और 40 के बीच में कौन थे? चर्चिल थे। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली, क्वेश्चन नंबर 11, तो किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। किसके सदस्य थे? जो प्रारूप समिति है उसके सदस्य थे। प्रारूप समिति में ये कांग्रेस सदस्य थे। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक चीज यहाँ पे और ध्यान रख सकते हैं कि जब समितियां बनाई गई थी तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह भी कौन थे? वह भी के.एम. मुंशी जी थे। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था, किस केस में यह डिसीजन दिया था? तो इसका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप नीचे जरूर आंसर दें। क्या है इसका आंसर दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह कहा था बेरूरवारी केस में। कब हुआ था? 1960 में। बेरूरवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस पर संशोधन नहीं किया जा सकता। तो 1960 में बेरूरवारी केस में। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था ठाकुर भार्गव दास जी ने कहा था। किसने कहा था? ठाकुर भार्गव दास जी ने कहा था। ठाकुर भार्गव दास जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया था। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूंगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अंबेडकर जी ने संविधान के किस भाग को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग या संविधान की आत्मा कहा था या कुंजी कहा था? तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? काफी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर क्या है? 24 मई 1946। कहीं पर आपको 22 मई भी दिखे, फिलहाल 24 मई 1946। अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकृति प्रदान की? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकृति प्रदान की? और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। अगर पूछा जाए यह जो स्वतंत्रता अधिनियम है ब्रिटिश संसद में कब आया था? 4 जुलाई 1947 को। मुहर कब लगाई गई थी? 14 जुलाई 1947 को, यानी पारित हो गया था इस समय है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ट्राइस्ट विद डेंसिटी भाग्य के 7 प्रयास नामक जो प्रसिद्ध भाषण है किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर क्या है? यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। 14 अगस्त 1947 को। कब दिया था? 14 अगस्त 1947 को। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। कौन थी एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य? 4 तो सिख समुदाय से थी, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, वह कौन थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है बेगम अयाज। कुल महिला की बात करें तो 15 महिला थी। प्रथम संविधान सभा में जो स्थापित महिला थी वो कितनी थी? 9 थी। तो 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा नियुक्त किस समिति के अध्यक्ष पटेल जी थे? अब आपने यह बताना है कि जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, जब संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी तो किस समिति के अध्यक्ष पटेल जी थे? काफी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रांतीय सभा, मूल अधिकार सभा और अल्पसंख्यक समिति। तो इसे याद कैसे करना? अल्पमूल प्रांत। अल्पमूल प्रांत कौन है? पटेल जी। अल्पमूल प्रांत के जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो पटेल जी हैं, यानी प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी थे। 19वां क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से इस पर कंफ्यूज होते हैं। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, झंडा समिति नहीं थी, तदर्थ झंडा समिति होती है और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे राजेंद्र प्रसाद जी। जेबी कृपलानी जी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद जी इसका राइट आंसर है। राजेंद्र प्रसाद जी, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? और संचालन समिति के अगर आपको अध्यक्ष पूछा जाए तो उसके कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर यहीं पर संचालन समिति के आगे ऐसा लगा जाता कि कार्य संचालन समिति, तब इसके अध्यक्ष है के एम मुंशी, जैसे कि हमने सबसे ऊपर आपको बताया था। तो यह हो गया। तो अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, इससे दोस्तों हमें मोटिवेट मिलता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों में संशोधन की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। यह केशवानंद भारती केस में बताया गया था। इस केस के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब कहने का मतलब यहां पे दोस्तों यह है कि जो केशवानंद भारती जो केस है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया था कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का ही एक भाग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। आपने ये बताना है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहां से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो यहां पे देखिए। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस की सुनवाई हुई थी, यानी फाइनल डिसीजन आया था। एस.एम. सीकरी इसके अध्यक्ष थे, यानी जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एस.एम. सीकरी थे। अगले दिन यानी 25 अप्रैल को वे रिटायर हो गए थे।
तो एस एम सीकरी जी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की? 13 जजों की, जिसमें जो डिसीजन आया था वो 7-6 से आया था, यानी 7 ने हाँ में पक्ष किया था और 6 ने ना में पक्ष किया था, और 68 दिनों तक यह कार्यवाही चली थी। तो यह हो गया। अब दोस्तों यहां पे एक प्रश्न आपको पूछना चाहूंगा। प्रश्न यह है कि राम मंदिर केस भी काफी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर केस में कितने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई? इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है? अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है? तो कितने न्याय का वर्णन प्रस्तावना में मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यहां दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3 न्यायों का। सामाजिक का, इसके अलावा आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। तो 3 न्याय मिल गए। इसके अलावा यह जो न्याय है यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह आपको कहां भी मिलेगा? यह जो आपको मिलेगा अनुच्छेद 38 में भी मिलेगा, यानी नीति निर्देशक तत्वों में भी आपको यह जो न्याय है प्रस्तावना में जो दिए हैं आपको यहां भी मिलेंगे। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 38 में। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में, और यह आपको प्रस्तावना में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 है कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 17 अप्रैल को। गठन हुआ था 17 अप्रैल को। बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा, लोकसभा दोनों की बैठक साथ में हुई थी 13 मई 1952 को। अब यहां पे बात करते हैं कि प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन है, यानी 24वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है? तो आप सभी जानते हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। काफी इंपॉर्टेंट है। 25वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा पूछी है। क्या पूछा है? भाषा, ना कि प्रस्तावना। क्वेश्चन चेंज हो जाता है। और 26वां क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, प्रस्तावना, भारत के संविधान में प्रस्तावना ली गई है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। भाषा पूछी जाए कि प्रस्तावना की कहां से ली गई है, तब क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। और कहां से ली गई है प्रस्तावना, तो यूएसए आता है। इनके बारे में और चीज देखिए, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या ले रखा है? समवर्ती सूची ले रखी है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है यह भी हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया से। यूएसए से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, राष्ट्रपति का पद, ये सभी चीजें हमने यूएसए से ले रखी है। कहां से? यूएसए से। और प्रस्तावना जो ले रखी है वो भी हमने कहां से ले रखी है? अमेरिका से ही ले रखी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है? प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। यह किसमें कहा था? यह कहा था दोस्तों एसआर बॉम्बे केस में 1994 में। एसआर बॉम्बे केस 1994 में। अभी तक आपने 3 केस देखे। सबसे पहले बेरूरवारी केस 1960 में, फिर आपने देखा केशवानंद केस 1973 में, और चौथा है यहाँ पे प्रस्तावना, ये आधारभूत संरचना वाला 1994 में एसआर बॉम्बे केस। बेरूरवारी केस में क्या बताया गया है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस पे संशोधन नहीं किया जा सकता। 1973 में केशवानंद भारती में क्या बताया? संशोधन किया जा सकता है, संविधान का भाग है। और लास्ट वाले में जो यहाँ पे एसआर बॉम्बे केस है उसमें तो यह भी बता दिया गया है कि यह तो आधारभूत संरचना है संविधान की प्रस्तावना। तो एसआर बॉम्बे केस 1994। 28वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा फरवरी 1947 में, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, कौन प्रधानमंत्री है? एटली है, घोषणा की कि वह इस तिथि तक भारत को सत्ता हस्तांतरण कर देगा। यह प्रश्न यूकेएससी ने पूछा था। देखने में क्वेश्चन सरल होते हैं, लेकिन उस समय जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आदमी थोड़ा घूम जाता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन दिमाग में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, तो प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर याद करें, अभी याद करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने फरवरी 1947 में घोषणा की थी कि वह कब से? जून 1948 तक भारत को सत्ता क्या कर देंगे? हस्तांतरित कर देंगे। कब कर देंगे? जून 1948 तक। तो 29वां क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा है? कौन सा है? एकमात्र है। और कौन सा है वो? वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976। 30वां क्वेश्चन है,
संविधान सभा के कुल वाचन कितने थे? संविधान सभा के कुल वाचन कितने थे? तो कितने थे दोस्तों? 3 वाचन थे। पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा जो हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे वाचन पूछा है, कितने वाचन हुए थे? तो 3 हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस देश की क्रांति से लिया गया है? किस देश की क्रांति से यह शब्द लिए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यह शब्द कहां से लिए गए हैं? आप सभी को आते होंगे, फ्रांस से लिए गए हैं। बिल्कुल। कब लिया गया? यानी जब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में हुई थी। उस समय राजा कौन थे? लुई 16वें थे। अब यहां से एक बहुत फेमस राजा था जिसका नाम था लुई 14वां, ली 14। उसने क्या कहा था? मैं ही राजा हूं। उसका एक प्रमुख लाइन थी कि मैं ही राजा हूं। किसकी? लुई 14वां की। फ्रांस की क्रांति कब हुई? लुई 16 के टाइम पे। कब? 14 जुलाई 1789। फ्रांस क्रांति से यह शब्द लिए गए हैं। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। अब यहां पर ऐसा आता है कि प्रारूप समिति किसने बनवाई थी? तो VN राव ने बनाई थी, वेनेगल नरसिंह राव ने। इस समिति को जब उन्होंने प्रारूप समिति बनाई थी तो इसके अध्यक्ष पे, यानी जब प्रारूप समिति उन्होंने बना दी तब प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करने के लिए भी एक उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। किसके? अंबेडकर जी की अध्यक्षता में। ध्यान रखना, डिजाइन किसने किया था? VN राव ने किया था, वेनेगल नरसिंह राव ने किया था। अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी थे। और प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? जरूर याद करें, स्पेशली एक मुस्लिम लीग के सदस्य और एक कांग्रेस के जो सदस्य थे। 33 क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को मान्यता कब दी गई? राष्ट्रगान को मान्यता कब दी गई? देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे वह क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करें, जरूर देखें। लेकिन दोस्तों पीडीएफ आपको अगर आप याद करोगे एक झटके से याद नहीं हो पाएगी। अगर आप एक बार वीडियो देखोगे और उसके बाद पीडीएफ रिवाइज करोगे 100% आपको याद होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए राष्ट्रगान को मान्यता कब दी गई थी? यह दी गई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950। कब दी गई? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को मान्यता कब दी गई? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950। 34वां क्वेश्चन है राष्ट्रगीत को, तो राष्ट्रगीत भी कब है? 24 जनवरी 1950। यहां से क्या याद करना? देखो, प्रथम बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कब? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण। दिसंबर 1911 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वहां पे पहली बार गाया गया। बिशन नारायण उस समय जो यह कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। और राष्ट्रगीत की बात करें तो यह भी 24 जनवरी 1950। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार ये गाया गया था। रहीमतुल्लाह सियानी जी इसके अध्यक्ष थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया था। अब दोस्तों आपने यह बताना है कि इसे जो राष्ट्रगीत है, यानी जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रगीत लिखा गया था वंदे मातरम, उसे कब पब्लिश किया गया था? आनंद मठ नामक एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, उसमें पब्लिश किया गया था। कब किया गया था? लिख तो पहले गया था, लेकिन पब्लिश कब किया गया था वास्तविक रूप से? तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। 35वां क्वेश्चन है, और यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह हमने किस संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है? तो आप सभी जानते हैं आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या क्या है? नीति निर्देशक तत्व भी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति भी हमने यहीं से ले रखी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, यह भी यहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग संविधान के अंतर्गत है, यानी जो निर्वाचन आयोग है वह संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो निर्वाचन आयोग आजकल सभी जानते हैं चुनाव का माहौल है, और भाग 15 इसका सही है। कैसे याद करोगे? 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो 5 का 15, तो चुनाव आयोग 15 में। राजभाषा, तो राजभाषा भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस भाग में है? राजभाषा खतरे में है, तो 17 में है, यानी 17 खतरा। जो हमारी राजभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में खतरे में है, तो भाग 17 में, भाग 17 में। पंचायती राज, तो पंचायती राज तो आप सभी जानते हैं भाग 9 में है। अगर यहाँ पे नगर पालिका पूछा जाए तो भाग 9(1) में। सहकारी समिति पूछी जाएगी तो भाग 9(b) में। तो 9(a), 9(b), ध्यान रखना, नगर पालिका 9(a), सहकारी समिति 9(b). तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण भाग है उन्हें यहीं पर याद करें। ये देखिए, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, पहला है भाग 1
संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। संघ राज्य भाग 1, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 और नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। भाग 4.1 में मूल कर्तव्य हैं, कई बार पूछा गया है। मूल कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत थे? भाग 4.1 में है। लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था, भाग 4.1 में मूल कर्तव्य। अब यहां पर ये समाप्त हो गए। अब 5वें 6ठे में आप सीधे राज्यों में चले जाओगे, केंद्र में चले जाओगे। 5 में संघ, 6 में राज्य। पहले संघ आएगा, फिर क्या आएगा? राज्य आएगा। तो 5 संघ में आ गया, 6 राज्य में आ गया। अब 7वां जो था वो हटा दिया गया था, तो 7वें में कुछ नहीं है। 8वें की बात करें तो 8वें में आएगा केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए 5 में संघ है, पहले संघ आ गया यानी केंद्र आ गया, फिर 6ठे में राज्य आ गया, 7वें को तो हटा ही दिया था। 8वें में फिर केंद्र शासित प्रदेश आ गया। यही होता है ना, पहले केंद्र आता है, राज्य आता है, फिर उससे छोटा यूटी आता है यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो 5, 6, 8 क्योंकि 7 तो हटा दिया है। अब यहाँ पे 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध, एक एक यानी केंद्र और राज्य एक से मिलकर एक बने, यानी राज्य का एक केंद्र का एक, दोनों मिल रहे हैं तो केंद्र राज्य संबंध। आपातकाल 18 में, आपातकाल किस में है? 18 में है। तो यहां तक ही हो गया। अब यहां पे है 39वां, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता कब दी गई? यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता कब दी गई? तो कब दी गई थी? 26 जनवरी 1950 को। कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को। 40वां क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और भारत सरकार द्वारा रुपए को, यह क्वेश्चन अभी जो विधानसभा का जो पेपर हुआ वहां पे पूछा गया, भारत सरकार द्वारा रुपए को जो चिन्ह है उसे कब अपनाया गया? कब अपनाया गया था? 15 जुलाई 2010 को। कब? 15 जुलाई 2010 को। किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार जी ने किया था। किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार जी ने। कब? 15 जुलाई 2010 को। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया था, और राज्यसभा का गठन कब किया गया? यह किया गया है 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। काउंसिल ऑफ स्टेट इसे पहले कहा जाता था। राज्यसभा नाम कब पड़ा? 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 को। तो ये हो गया। 42वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 है किस देश से ली गई है? वह दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन है यह भी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से 2 हो गए, संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन। 43वां क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है? यह भी प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में, और इसके अलावा अनुच्छेद 38 में है जो नीति निर्देशक तत्व है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूएसएसआर से, यानी रूस से, जो वर्तमान में रूस है। मौलिक कर्तव्य भी हम यहां से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की प्रस्तावना में जो हमने शब्द लिए हैं ये भी यूएसएसआर से लिए हैं। देखिए दोस्तों, आपने प्रस्तावना देखी तो प्रस्तावना में हमने बहुत सारी चीजें ले रखी है, जैसे हमने फ्रांस की क्रांति से भी लिया था, यूएसएस से भी लिया था, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, और प्रस्तावना में हमने यूएसएसआर से भी लिया है। तो एक बार जल्दी से इन चारों से हमने प्रस्तावना में क्या लिया है इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। अभी आपको रिकॉल करोगे, लिखोगे तो याद हो जाएगा। अभी 4 कहे हमने, यूएसएसआर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। इन सभी से प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें लिखी गई हैं। कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, अभी लिखे तो जरूर लिखे दोस्तों। वीडियो को पॉज करें और लिखे, बहुत आपको मदद मिलेगी। 44वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में आवास समिति के अध्यक्ष थे। अब संविधान सभा में बहुत सी समितियां बनाई गई थी, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा अलग है इसलिए पूछा जा सकता है, कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। आवास समिति पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, 45वां क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? सबसे पहले हमने वल्लभ भाई पटेल जी देखा था, अब हमने पट्टाभी सीतारमैया भी देख लिया है। अब जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण समितियां हैं, संघ संविधान समिति, संघ समिति और राज्य समिति, यानी ये तीनों हैं, यानी संघ समिति, राज्य समिति और संघ संविधान समिति। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। गणतंत्र भारत यानी 1952 के बाद, 26 जनवरी 1952 के बाद। तो 26 जनवरी 1952 के बाद जो पहले वित्त मंत्री थे कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा आप यहाँ पे देखिए, गणतंत्र भारत के पहले कौन थे? जॉन मथाई जी थे। स्वतंत्र भारत की पूछा जाए तो षणमुगम सेठी जी थे, और अंतरिम सरकार की बात की जाए तो लियाकत अली जी थे। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, अंतरिम भारत। प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाए उसको आपको कंटिन्यू करना है। 47वां क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार, संसद को जो विशेषाधिकार है
किस संकल्पना यानी किस देश से लिया गया है? तो एक ही हो सकता है ब्रिटेन, और यहाँ से और क्या ले रखा है? एकल नागरिकता हमने यहाँ से ले रखा है, 2 सदन व्यवस्था हमने यहाँ से ले रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 48वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब? आप सभी जानते होंगे, यह है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को। 49वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी समितियां थी, सबसे इंपॉर्टेंट वे हमने आपको करवा दी है। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी जी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति है, ध्यान रखना दोस्तों इस चीज का, आप उप समिति है ना कि समिति, उप समिति। तो उप समिति कौन है? जे.बी. कृपलानी जी। जे.बी. कृपलानी से और प्रश्न क्या है? 1946-47 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के? जे.बी. कृपलानी जी थे। बिजिल पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था या प्रकाशन किया था। बिजिल पत्रिका जे.बी. कृपलानी जी। किसान मजदूर पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। क्या नाम था? किसान मजदूर पार्टी। और माई टाइम्स नाम की इनकी सॉरी यहाँ पे आत्मकथा गलत लिख दिया है, आत्मकथा इनकी थी। कौन सी? माई टाइम्स आत्मकथा इनकी थी। और माई टाइम्स आत्मकथा भले बाद में प्रकाशित हुई, लेकिन ये इनकी आत्मकथा है, तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी देख रहे होंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न अपने आप में रामबाण है, तो इन प्रश्नों को सभी को याद करें। एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए, और जितनी यहाँ पे इनकी व्याख्या है वह भी आपको याद होनी चाहिए। 100% आपको ये नंबर दिला के जाएंगे। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार, ध्यान रखना 31 दिसंबर 1947 की बात की गई है, भारत की संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी। आप अगर 389 की ओर जाएंगे तो वो गलत होगा। 389 पहले थी, यानी जब शुरुआत में बनाई गई थी तो 389 सदस्य थी। यहाँ पे बात की गई है 1947 की, यानी दिसंबर 1947 में, तो उस समय थे 299 सदस्य। 229 सदस्य राज्य प्रतिनिधि से थे, और जो 70 सदस्य थे वह देशी रियासतों से थे। तो दोस्तों यहाँ पे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे। हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, हमारे चैनल को सपोर्ट आप जरूर करिए दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।